नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर.सी. सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जनरल साइंस का बेहतरीन ग्रेविटेशन टॉपिक, इसके एनसीईआरटी बेस्ड 20 क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स में ग्रेविटेशन एज अ जनरल साइंस के तौर पर आपके आता है, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, फिजिक्स गुरु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या दे रखा है आपको। यदि पृथ्वी चंद्रमा पर आकर्षण बल लगाना बंद कर दे तो चंद्रमा का क्या होगा। यानी अगर अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड अगर जीरो कर दी जाए तो मून जो इसके चारों ओर सर्कुलेट कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसके पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट की बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास में अर्थ हो गई पृथ्वी, और हम ये मानते हैं इसके चारों ओर ये चंद्रमा जो है मून, ये किसी ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगा रहा है इस पर। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर अगर मून है तो अर्थ और मून के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण अंदर की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है, एफ जी कहेंगे इसको। अब चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो इसका पथ ऐसा होता है, यानी v वेलोसिटी से, कक्षीय चाल से घूमता है। अब मान लीजिए अचानक से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण रोक दिया जाए तो क्या होगा। चंद्रमा जो है अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं है। अधीन नहीं है तो क्या होगा, जिस पथ में ये गति कर रहा है उसी पथ में गति करेगा, परंतु पृथ्वी के चारों ओर नहीं। तो देखिए इसका पथ कैसा होगा, मैं दूसरे कलर से बना दूं। अगर ग्रेविटेशन फोर्स खत्म कर दी जाए तो ये यहां से चलता सीधा इस प्रकार से चलता हुआ आगे जाएगा। अब मुझे बताओ इसका पथ कैसा हुआ। जिस पथ पे ये चल रहा था उसी पथ के अनुदिश चलेगा, परंतु ये जो पथ है इसके स्पर्श रेखीय होगा, टेंजेंशियल। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, चंद्रमा पृथ्वी से टकराएगा नहीं, टकराने के लिए गुरुत्वाकर्षण चाहिए। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा, ये तभी पॉसिबल है जब ग्रेविटेशन होगा। चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाएगा। अब दूर जाने में भी कंडीशन देखिए, चंद्रमा एक सीधी रेखा में यात्रा करेगा जिसकी कक्षा एक स्पर्श रेखा में होगी, यानी एक टेंजेंशियल पाथ जो है उसमें गति करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। आप लोगों को पता होगा, जैसे किसी धागे से पत्थर को बांध दे और अचानक से डोरी को काट दे तो पत्थर जिस पथ पे जाएगा उसी पथ पे चंद्रमा गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी ग्रह की कक्षा डैश होती है और सूर्य डैश पर होता है। अगर मैं बात करता हूं किसी भी एक ऑर्बिट की, जैसे मान लीजिए ये कोई भी ग्रह किसी कक्षा में घूम रहा है, तो आप लोगों को पता है ये जो लाइन होती है, ये लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस। तो ये जो भी पथ है इसको तो हम कह सकते हैं दीर्घवृत्ताकार, यानी अंडाकार। दीर्घवृत्ताकार पथ में कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है। अब सूर्य कहां होगा, सूर्य इसके दो फोकस में से किसी एक फोकस पे होगा। दो नाभिक होते हैं, एक यहां होता है और एक यहां होता है। हम कह सकते हैं ये पहली नाभि और ये दूसरी नाभि, तो सूर्य किसी एक नाभि पर होगा। केपलर का फर्स्ट नियम बोलता है। फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। किसी ग्रह की कक्षा कैसी होगी, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार होगी, इलिप्टिकल है। और सूर्य जो है वो उसकी किसी एक नाभि पर उपस्थित होता है। सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ इट्स फोकस। तो देखिए क्या होगा, सी ऑप्शन देखिए, परवलयाकार पथ होगा और किसी एक नाभि पर उपस्थित होगा। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है ग्रहों की क्षेत्रीय चाल स्थिर होती है। केपलर के सेकंड नियम की बात करते हैं। तो केपलर का सेकंड नियम क्या कहता है, मान लो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है और मान लिया सूर्य यहां है, तो एक सिंपल सी चीज देखिए, यहां पर अगर मैं किसी ग्रह को ऑब्जर्व करता हूं एक पॉइंट पे, तो हम क्या एक काम करेंगे, इस ग्रह को सूर्य से एक लाइन पे मिलाएंगे। अब ये ग्रह आगे बढ़ेगा तो टी समय के बाद मान लो इस ग्रह की लोकेशन हो गई हमारे पास में कहां पर, बी पर। बी पर लोकेशन होगी तो यहां से इसको ऐड कर दीजिए। ए से बी पर आते दौरान इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना है, S1 हो गया। अब वापस किसी और लोकेशन पे किसी ग्रह को पकड़ना है। अब मान लिया हमने यहां कह दिया, ये हो गया हमारे पास ए डैश।
जितने समय बाद आपने नोट किया था उतने ही समय बाद वापस नोट करोगे। ये मान लिया इधर पहुंच गया बी डैश पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, तो इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इस दौरान में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना हुआ, S2। तो केपलर का सेकंड नियम कहता है समान समय में ग्रह जो है वो समान क्षेत्रफल तय करेगा, यानी S1 इक्वल्स टू क्या होगा, S2। और इस क्षेत्रफल को तय करते दौरान ग्रह की जो चाल होगी वो क्षेत्रीय चाल होती है, एरियल वेलोसिटी। और क्षेत्रीय चाल जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है L/2m। अब देखिए L हमारे पास में क्या है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। और फिजिक्स कहती है कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है, तो इसको मैं कह सकता हूं ये कांस्टेंट हो गया। 2 हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू है, वो वैसे भी कांस्टेंट होती है। m जो है ये ग्रह का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप ये कह सकते हैं केपलर का सेकंड नियम कहता है कि क्षेत्रीय चाल का मान जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। और क्षेत्रीय चाल का कॉन्सेप्ट केपलर के सेकंड नियम में आता है। तो हम ये कह सकते हैं पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, केपलर्स सेकंड लॉ, यानी तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डायग्राम दे रखा आप लोगों को इसमें। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ में घूमती है, किस बिंदु पर इसका वेग अधिकतम होगा। तो देखिए केपलर का सेकंड नियम ये कहता है कि L इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, कोणीय संवेग जो है सभी ग्रहों का संरक्षित होगा। तो फॉर्मूला होता है L का m इंटू वी इंटू आर, कॉन्स्टेंट होगा। मास जो होगा वो हमेशा प्लेनेट का कांस्टेंट रहता है, m को नीचे ले आओ, वी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों इस r को नीचे शिफ्ट करो, v प्रोपोर्शनल 1/r लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, जहां पर दूरी सबसे कम होगी किसी ग्रह की सूर्य से, वहां पर स्पीड मैक्सिमम होगी। अधिकतम पूछ रहा है इसमें। अब देखिए जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर ऐसे अंडाकार पथ में परिक्रमण करता है, ऐसे घूम रहा है, तो स्पीड अलग अलग होती है। जिस जगह पर वो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वहां उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। अब इस ए पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये ए पॉइंट जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं उपसौर, इंग्लिश में कहते हैं पेरीहीलियन। यहां पर आर की वैल्यू सबसे कम और वी की वैल्यू सबसे ज्यादा। सी पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा दूरी पर है, इसको हम कहेंगे अपसौर, एपहीलियन। और इस पॉइंट पे आर की वैल्यू ज्यादा है और वी की वैल्यू क्या हो गई, कम। तो सवाल में पूछा उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो देखिए चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के किसके समानुपाती होता है। केपलर्स अगर थर्ड लॉ की बात करते हैं हम, यानी तृतीय नियम की बात करते हैं, तृतीय नियम, केपलर्स थर्ड लॉ, यहां केपलर का नाम लिख देता हूं, केपलर थर्ड लॉ एक चीज बोलता है, जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो उस ग्रह के आवर्तकाल का स्क्वायर, यानी कितना टाइम लिया उसने चक्कर लगाने में, उसका स्क्वायर उसकी दीर्घ अक्ष जो है उसकी औसत दूरी, यानी उसके जो माध्य दूरी होती है उसके घन के समानुपाती हो। अब आपसे सवाल को अधूरा छोड़ा इसने, यानी अवधि का वर्ग स्क्वायर आर के क्यूब पे डिपेंड करेगा, तो दूरी के घन पे डिपेंड करेगा। तो क्यूब कौन सा हमारे पास में। अब देखिए गलती मत कर जाना, कई बच्चे जल्दबाजी में क्यूब रूट घनमूल लिख देते हैं, वो 1/3 होगा, तो क्यूब है इसका मतलब पांचवें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केपलर के अनुसार किसी ग्रह की परिक्रमण अवधि टी और सूर्य से उसकी औसत दूरी आर समीकरण से संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले किया पर दूसरे रूप में पूछ रहा है। आपको पता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई भी नंबर बना दिया कांस्टेंट, और यहां लिख सकता हूं मैं आर क्यूब। अब इसको उठा के नीचे शिफ्ट करो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इजिकल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। और मेरे प्यारे बच्चों इस आर को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो आपको पता है कि ऊपर नीचे ले जाने पर अगर माइनस है तो हट जाता है और नहीं है तो माइनस आ जाएगा। तो ऊपर ले जाओगे टी स्क्वायर आर की पावर -3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कांस्टेंट।
अब ये वाला ऑप्शन जो है इसको ढूंढना, टी स्क्वायर आर की पावर -3, तो टी स्क्वायर आर की पावर -3 कांस्टेंट, यानी छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का परिक्रमण करती है, यदि इसके बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो परिक्रमण अवधि कितनी होगी। कॉन्सेप्ट बता रखा आप लोगों को, केपलर का थर्ड नियम जो है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। देखिए दो तरीके से मैं आपको करा दूं, एक तो नॉर्मल तरीका और एक कॉन्सेप्चुअल तरीका। तो देखिए अगर फर्स्ट मेथड की मैं बात करता हूं, फर्स्ट मेथड की जो जनरली स्कूलों के अंदर में सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूलों में शॉर्ट ट्रिक नहीं चलाते, शॉर्ट ट्रिक में शॉर्ट नंबर मिलते हैं इसमें, और यहां समय की कमी होती है इसलिए शॉर्ट ट्रिक चलती है। पहला मेथड ये कहता है पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का परिक्रमण करती है, ठीक है। पहली स्थिति में हमने कहा कि T1 प्रोपोर्शनल R1 की पावर क्यू, ऐसे हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं यदि इनके बीच की दूरी को डबल करते हैं तो ये जो R है हमारे पास में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, T2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 क्यूब, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये पहली स्थिति में और ये दूसरी स्थिति। अब तुलना करेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे T2 अपॉन T1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का होल क्यूब। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए जिसकी जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू लिखेंगे। T1 ये आपको दे रखा एक वर्ष, T2 इसकी वैल्यू निकालनी है, R1 की वैल्यू R कह दी, और R2 ये कह रहा है कि डिस्टेंस डबल कर दिया आपने, हमने इसको कहा 2 कर दिया, 2R कह दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, जैसी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में क्या आएगा, देखो T2 अपॉन तो 1 हो गया इसमें, स्क्वायर इज इक्वल्स टू R से R कैंसिल आउट हो गया, और ये बनेगा आपके पास में 2 की पावर 3। इसको उठा के इसमें शिफ्ट कर दो, तो T2 इज इक्वल्स टू पावर इधर आएगी तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं T2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2 अंदर शिफ्ट कर दिया और 3 बाहर निकाल दिया, तो T2 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हो गया √2, और 3 बार मल्टीप्लाई करना है। मेरे प्यारे बच्चों, √2 को आप 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लो छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, क्या बनेगा √2 इंटू √2, तो ये बन जाएगा 2√3, 2√2 सॉरी, ये बन गया हमारे पास। अब 2√2 देखिए कौन सा ऑप्शन के अंदर में, तो आप कहोगे बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब बच्चा कहे सर ना तो इतना समय हमारे पास, ना इतना दिमाग, इतनी मैथमेटिक्स हम लगा पावे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है, अगर कभी ऐसे सवाल पूछ लें आर का मान इतना कर दिया, टी कितना होगा, तो ये पूछेंगे जरूर। तो इसकी ट्रिक हमारे पास में क्या है, जो नया टी होगा हमारे पास में एन की पावर 3/2 होगा। एन मतलब कितने गुणा कर दिया है। अब यहां देखिए एन को कितना कर रहा है, डबल कर रहा है, तो यहां एन आपके पास में कितना हो गया 2, तो हम कहेंगे टी प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा 2, और पावर हो गया 3/2। देखो 2 की पावर 1/2 और इस पूरे पे क्यूब लगा दिया, ये √2 हो गया, √2 का क्यूब आपके पास क्या बनेगा √2, ये बन गया। तो ट्रिक इस्तेमाल करें, समय बचेगा, तो हम कहेंगे 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, गुरुत्वाकर्षण का नियम ग्रेविटेशन लॉ डैश के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल देता है, यानी किन किन के बीच में लगता है। आप लोगों को सिंपल सी चीज बताई है, ग्रेविटेशन लॉ जो होता है, ग्रेविटेशन लॉ गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, F प्रोपोर्शनल m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में और मास कितना है। हमेशा ध्यान रखें गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल और केवल द्रव्य पिंडों पर लागू होता है, मासिव बॉडीज पे लागू होता है, ऐसे पिंड जिनके पास में द्रव्यमान हो, जिनके पास में मास हो, उन पे लागू होता है। एनर्जी पे कभी भी ग्रेविटेशन लॉ लागू नहीं होगा, क्यों, एनर्जी का मास 0 होता है। चेक कर लेते हैं, केवल पृथ्वी और एक बिंदु द्रव्यमान के बीच में, तो भाई चंद्रमा पे भी लगता है, सूर्य पे लगता है, बृहस्पति पे लगता है, केवल पृथ्वी और सूर्य पे, सब पे लगता है, पूरे ब्रह्मांड पे। इन्हीं दो पिंडों का कुछ द्रव्यमान हो, ऐसे दो पिंड जिनके पास कुछ मास हो, उन पे लगता है, बिल्कुल मान सकते। चौथा, केवल दो आवेशित पिंडों पे, आवेशित चार्ज बॉडीज पे कूलाम का नियम लगता है, ग्रेविटेशन का नहीं। तो आप कहोगे 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन। क्यों, ऐसे जितने भी पिंड
जिनके पास द्रव्यमान है, मास है, उन पे ग्रेविटेशन का लॉ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के, थोड़ी देर पहले लिखवाया था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 होता है, ये तो दे दिया उसने, और F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब आप देखो, जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, वर्ग के सीधे, घन के सीधे, वर्ग मूल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो आप कहोगे 9th का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी और सेब के मध्य गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण एक सेब पेड़ से गिर जाता है यदि F1 पृथ्वी द्वारा सेब पर लगाया गया बल है और F2 सेब द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया फोर्स है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये मेरे पास में कोई भी एक पेड़ हो गया, ये पेड़ बन गया इसमें, ठीक है। अब यहां से कोई भी एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, ये क्या कह रहा है, F1 पृथ्वी द्वारा सेब पर, अब ये नीचे की ओर आ रहा है, इसमें नीचे की ओर फोर्स लग रही है हमारे पास में कितनी, F1, ठीक है। दूसरा हमारे पास में सेब द्वारा पृथ्वी पर, इसको हमने बोल दिया F2। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा फोर्स ज्यादा, कौन सा कम। बच्चों के दिमाग में आता है कि नीचे की ओर जा रहा तो फोर्स उसका ज्यादा होगा, नहीं दोस्तों, दिमाग में क्लियर रखें, फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड करता है हमारे पास में m1 m2 पे, फोर्स डिपेंड करता है 1/r²। अब देखिए, सेब और पृथ्वी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है दोनों में, और दोनों के मास का मल्टीप्लाई। अब सेब को लेगो तो भी सेब और पृथ्वी का गुणा होगा, और पृथ्वी को लोगे तो भी पृथ्वी और सेब का गुणा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों ही कंडीशन के अंदर में m सेम है, दोनों ही कंडीशन में r सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं F इक्वल्स टू क्या होगा, सेम, यानी F1 और F2 आपस में एक दूसरे के बराबर। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, हर एक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन दो। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, एक इकाई दूरी से अलग दो इकाई बिंदु द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण बल किसके बराबर होगा। देखिए, डिस्टेंस 1 दे रखा है और इनके द्रव्यमान जो है वो भी 1 दे रखे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड होगी। F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन हो गया हमारे पास r²। अब ये कह रहा है m1 और m2 सेम है और किसके बराबर है, 1। r की वैल्यू 1 दे रखी है, f किसके बराबर होगा, तो f इक्वल्स टू G m1 m2 की जगह 1 रख देंगे, r की जगह 1 रख के स्क्वायर, तो अपने आप ही किसके बराबर आ रहा है, g के। और g के हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसको हम कह सकते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब सार्वत्रिक और सार्वभौमी लिखा वो एक ही बात होती है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होगा। 11वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान डबल कर दो तथा मध्य की दूरी को डबल कर दो तो इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए क्या हमारे पास, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r², और कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, जिसको चेंज कर रहा है नंबरों की लड़ाई और कुछ नहीं है। बस सबसे पहला काम, m1 जो है उसको डबल कर दिया इसने, m2 की बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब सेम रखा इसने। डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया इसने, तो इसको हमने डबल कर दिया, और आपको पता है इसके ऊपर में स्क्वायर लिखा हुआ है। अब नंबरों की लड़ाई है, ऊपर देखो 2 है, ऊपर 1 है, और ये हो गया 2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, कट जाएगा इससे। आप कहोगे क्या होगा 1/2, यानी दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ कौन सा, पहला डबल 4 टाइम्स
8 टाइम्स और हाफ आधा हो जाए। तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी, अब देखो ये जो क लिखा ना, क नहीं है डी है, मिसप्रिंट है, ऑपरेटर मिसप्रिंट, डी गुना कम कर दी जाती है तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। यहां फिर देखो क नहीं है, डी का मान कितना होगा? ऐसे आपको पता है F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। अब ये कह रहा है कि दूरी को कितना कम कर दें ताकि F की वैल्यू 4 गुना हो जाए। ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये कह रहा है कि नया F जो है प्रोपोर्शनल 1/r/d, इसका होल स्क्वायर कह दिया। अब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, दिमाग लगाना इसमें। अगर फोर्स की वैल्यू, बल जो है, इसको 4 गुना करना है मुझे, तो इस d की वैल्यू को कितना करना पड़ेगा? अब यहां खुद देख लीजिए आप, ये d जो है मेरे पास में, ये ऊपर जाएगा स्क्वायर होके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल 1/r² है, ऊपर ले जाओ प्रोपोर्शनल d² अपॉन क्या हुआ? r²। तो पहले से ही था, d नया आया। अब d की वैल्यू कितनी करूंगे? यहां 4 आ जाएगा, तो मैं 4 अगर लिख दूं तो वो तो 16 बन जाएगा, स्क्वायर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं d की वैल्यू को 2 लिखता हूं तो इस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो आप कहोगे कि d की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब d की वैल्यू 2 आने का मतलब है अगर डिस्टेंस को आप हाफ कर दोगे तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हाफ मतलब d की वैल्यू 2 कौन सा हमारे पास में? 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम दे रखे हैं 4, इसमें क्या पूछ रहा है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया, समान द्रव्यमान की दो गेंदों के लिए उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण F है, हमारे इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स F है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल जो है F के बराबर आएगा? तो आप लोगों को पता है कि F की वैल्यू आनी चाहिए, इसमें डबल नहीं आना चाहिए, हाफ नहीं आना चाहिए, F आना चाहिए, सारे नंबर कट जाने चाहिए। ठीक है, पहले वाले को चेक करो, F प्रोपोर्शनल क्या होगा? m इंटू एम अपॉन d/2 का स्क्वायर। अब d/2 का स्क्वायर ऊपर आएगा, ये F जो हमारे पास में ये बन गया, इसमें कितना? 4 हो गया, ऊपर आ गया m1 m2 अपॉन करके d²। फोर्स तो 4 गुना हो गई, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। F की वैल्यू सेम आनी चाहिए। दूसरे में चेक करो, F प्रोपोर्शनल कितना है? m/2, m/2, और ये हो गया हमारे पास में 2d का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, F प्रोपोर्शनल 1/2 1/2 तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1/16 आ जाएगा, m इंटू एम अपॉन d²। तो F की वैल्यू सेम नहीं आई, तो 16वां भाग हो गया इसमें। ठीक है, अगले को चेक करते हैं, F प्रोपोर्शनल m/2 m/2 और ये हो जाएगा हमारे पास d/2 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, F प्रोपोर्शनल देखो 1/2 1/2 1/4 1/4 तो कट जाएगा, तो ये बनेगा m इंटू एम अपॉन d²। बिल्कुल यह नंबर नहीं है, इसमें सेम रहा। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये डिस्टेंस d है हमारे पास। तो देखो F प्रोपोर्शनल 2m अपॉन d का स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल ये तो 4 बन गया भैया, m इंटू एम अपॉन d², 4 गुना हो गया। हमें तो सेम वैल्यू चाहिए, तो सेम वैल्यू केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में आ रही है। ऐसा ऑप्शन जिसमें नंबर्स कट जाए और F की वैल्यू वही आए जो पहले F हुआ करता था। तो 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता नहीं है? ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं। चेक करें, पहला क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये तो भैया गुरुत्वाकर्षण का गुण है, गुण नहीं है वो बताना, जो प्रॉपर्टी नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल का परास छोटा होता है, गलत। गुरुत्वाकर्षण बल का जो परास होगा वो तो अनंत होता है, ये गलत हुआ, गलत ही ढूंढना है। और भी चेक कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, गुण है। ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। चौथा, गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, बिल्कुल
सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण, तो आप कह सकते हो सर ये तो दुर्बल बल है, वीकेस्ट फोर्स है, दुर्बल बल है। अब गलत चीज ढूंढनी थी आपको इसमें, तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। गलत कैंडिडेट हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन। ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का परास कम होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का परास कितना होता है? अनंत। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र में ज्वारीय लहरें मुख्यतः डैश के कारण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। सिंपल सी चीज, जो टाइड्स होते हैं जिनको आप ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, ये क्या है? टाइडल एनर्जी, बिजली बनाने में बहुत काम आती है। ज्वार भाटा क्या है? ये मान लीजिए ओशियन है हमारे पास में, ये है समुद्र। अब ऊपर है चंद्रमा। पूर्णिमा के दौरान में चंद्रमा सबसे ज्यादा, यानी फुल मून कहते हो, तो चंद्रमा जो है इसका ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा होता है। अब पानी की बात करें, बच्चा बोलते सब पानी पे गुरुत्वाकर्षण लगता है, बिल्कुल। पानी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अणु, उनका तो भार होता है। इसका मतलब अणुओं का द्रव्यमान है। इनके बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन लगता है। इस ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? ये जो लहरें होती हैं ये ऊपर उठती हैं, ऐसे ऐसे ऊपर उठती है। इसी को हम कहते हैं ज्वार भाटा। तो आप कह सकते हो ज्वार भाटा किसके कारण है? चंद्रमा और पानी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है इसके कारण। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। समुद्र में ज्वार लहरें मुख्यतः डैश के कारण गुरुत्वाकर्षण का है। समुद्र पर पृथ्वी नहीं, पृथ्वी पर सूर्य नहीं, पृथ्वी चंद्रमा पर, मून ऑन द अर्थ। देखिए, पृथ्वी चंद्रमा पर या चंद्रमा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर चंद्रमा और पृथ्वी चंद्रमा पर। अब पृथ्वी चंद्रमा पे बल लगाएगी तो चंद्रमा पे लहरें उठेंगी, जबकि चंद्रमा पे तो पानी नहीं है। चंद्रमा जो होता है वो धरती की ओर ग्रेविटेशन अट्रैक्ट ज्यादा करता है। इसका मतलब चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है। पृथ्वी पर चंद्रमा, डी ऑप्शन है। ये दो है ना, कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, दिमाग को अच्छी तरीके से खोल के। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में डी ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु के अंदर या बाहर वह बिंदु जिस पर वस्तु का कुल द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, एक होता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, जिसको नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। पॉइंट क्या है? किसी भी पिंड का वो बिंदु जहां पर उस पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित हो, यानी हम ये कह सकते हैं वह बिंदु, वो पॉइंट, वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर, जिस पर समस्त द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्रित हो, केंद्रित हो, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यानी द होल मास इज कंसंट्रेटेड। किसी भी पिंड का एक ऐसा पॉइंट जहां उस पूरी पिंड का द्रव्यमान केंद्रित है। अब जैसे मैं आपसे कहूं, अगर आपसे कोई पूछे परमाणु, परमाणु की बात करो, एटम की अगर मैं बात करता हूं, तो किसी भी एटम का पूरा द्रव्यमान कहां पर केंद्रित है? नाभिक। तो उसका जो न्यूक्लियस होगा, नाभिक उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यानी आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि रदरफोर्ड ने 1909 ईस्वी में बोला था कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित है। आप पूरे परमाणु का द्रव्यमान केंद्र नाभिक मान सकते हो। दूसरी चीज, मनुष्य जो होता है, आदमी जो है, स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इनका द्रव्यमान केंद्र इनकी नाभि में उपस्थित हो। इनका जो नेवल होता है, इनकी नाभि जो है वो द्रव्यमान केंद्र। पूरे हमारे शरीर का द्रव्यमान केंद्र हमारी नाभि में उपस्थित। कल को अगर कोई पूछे कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को तीर कहां मारा, नॉर्मली हम बोलते हैं नाभि में, तो या ये कह सकते हो रावण के द्रव्यमान केंद्र पे तीर मारा जिसके कारण रावण मर गया। क्लियर? तो द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो ये पूछ रहा है कि द्रव्यमान केंद्रित कहां माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं, फोकस नहीं, संतुलन केंद्र नहीं, सेंटर ऑफ मास। तो डी पॉइंट हमारे। नेक्स्ट 18वां, द्रव्यमान केंद्र के मामले में से निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चेक कर लेते हैं। वस्तु का समस्त द्रव्यमान, ये कुछ भी नहीं है यहां पर, द्रव्यमान के केंद्र पर केंद्रित होता है। सही बोल रहा है इसमें? सही है, पर हमें तो गलत ढूंढना है इसमें। दूसरा,
किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हमेशा उस वस्तु के अंदर होता है। थोड़ा लोचे में एक्सप्लेन करेंगे अभी। एक समान घनत्व वाली गोलाकार वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पे होता है। सही है, समझाएंगे आपको। फर्स्ट पे तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में समझा दिया। एक समान घनत्व वाली किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्रक पर होता है। क्या भी सही है? चेक करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके अंदर होता है। नहीं, जरूरी नहीं। अगर मान लो कोई भी ठोस पिंड है, सॉलिड बॉडी है, अगर कोई भी ठोस पिंड है, ठोस पिंड का मतलब मैं आप ही की बात कर लेता हूं, तो आपका द्रव्यमान केंद्र आपके शरीर के अंदर मौजूद है। क्लियर? तो हमारे द्रव्यमान केंद्र की वैल्यू हमारे बॉडी के अंदर है। परंतु अगर मान लो कोई खोखला पिंड है, खोखला पिंड है, जैसे मैं साइकिल के टायर की बात कर लेता हूं, हॉलो सर्कल हो गया। अब यह है साइकिल का टायर, यहां है इसका द्रव्यमान, और इसका द्रव्यमान केंद्र तो यहां हो गया। तो अब आप कहोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है इससे बाहर हो गया। बाहर मतलब अंदर ये नहीं है, बाहर मतलब हो गया टायर जहां है उसके अलग हो गया। तो जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र पे द्रव्यमान मौजूद हो। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसमें आगे भी चर्चा कर लेते हैं इन चीजों पे, गलत है ये। फिर कह रहा है एक समान घनत्व वाली गोलाकार वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसका ज्यामितीय केंद्र। बिल्कुल सही होता है। अगर मैं किसी समरूप आकृति की बात करता हूं, यूनिफॉर्म शेप की मैं बात करता हूं, समरूप आकृति, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मैं त्रिभुज की बात करूं, ट्राइंगल की, ठीक है, तो इसका जो ज्यामितीय केंद्र है, मैथमेटिक्स का जो केंद्रक बताया जाता है, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, और द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेम होगा। अगर कोई भी शेप यूनिफॉर्म है, समरूप है, तो आप कह सकते हो कि उसका द्रव्यमान केंद्र और मैथमेटिक्स का केंद्र एक ही जगह पे होंगे। ये सही हो गया। एक समान घनत्व वाली किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्रक पे होता है। बात तो वही होगी। केंद्रक मतलब हो गया उसका सेंट्रॉइड। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, गलत ऑप्शन बी है, और हमें गलत का ही चुनाव करना था। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट 19, उन पिंडों के लिए जो गोलाकार नहीं है या जिनका आकार अनियमित है, बल की दिशा उनके डैश को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहां लड़ाई अच्छी खासी है। अगर मान लो कोई पिंड मेरे पास में ऐसा है, समरूप आकृति का है, ऐसा है, समरूप आकृति का है, यूनिफॉर्म शेप का है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र, और इसका जो ज्यामितीय केंद्र है, मैथमेटिक्स का केंद्र, एक ही जगह होता है। तो वहां पता चलता नहीं है। बच्चे को हम समझाते हैं कि बल यहां से गुजरेगा, तो बच्चा सोचता है कि उसके केंद्र से गुजर रहा है, क्योंकि यहां पर इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है, और ज्यामितीय केंद्र है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्यामितीय केंद्र जो है वो दोनों एक ही जगह पे है। तो हम इसीलिए अलग अलग चर्चा करने की जगह बोलते हैं कि पिंड के केंद्र से गुजर, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान उसके सेंटर पर निर्भर करता है। अब मान लो आड़ी तिरछी कोई भी मैंने एक डायग्राम बना दिया ऐसा, ठीक है, ये तो होगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, द्रव्यमान केंद्र और ज्यामितीय केंद्र। अब जो बल है कौन से केंद्र से गुजरेगा? मैथमेटिक्स का फोर्स थोड़ा ना है, ये तो द्रव्यमान का बल है। तो द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है वो हमेशा द्रव्यमान केंद्र से। दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, हमेशा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है, इसीलिए इसको केंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। देखिए कहां से पास होगा? इट विल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में ए ऑप्शन है। हाँ, अगर ये कहता हमारे पास नियमित आकार का होता तो यहां से भी पास हो सकता था, यहां से भी पास हो सकता था, तो आंसर डी ऑप्शन होगा। अनियमित बोला है तो सिर्फ द्रव्यमान केंद्र हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? एसआई इकाइयों में जी का मान 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 1 किलोग्राम के दो द्रव्यमानों के बीच डैश के बराबर होगा। जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ इक्वल्स टू क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन होता है आर स्क्वायर। तो देखो m की वैल्यू 1 बोल रहा है, m की वैल्यू 1 बोल रहा है, r की वैल्यू 1 बोल रहा है।
पुट कर देते, F इक्वल्स टू जी 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। F इक्वल्स टू क्या हो गया जी। अब आपसे पूछ रहा है जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, जी की वैल्यू तो बल के बराबर हुआ, यानी ये किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कौन सा है, केपलर स्थिरांक नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण प्रतिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल होता है। तो अपने आप ही 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन हुआ।